Hello everyone. Today we will start Curiosity Class 6 Chapter 2 Diversity in Living World. Class 6 का Curiosity का सेकेंड चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, ये चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में हम डिटेल में बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी न्यू बुक एनसीईआरटी की जो न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 है। लेट्स स्टार्ट। सबसे फर्स्ट है ना, हमें समझना चाहिए कि चैप्टर का मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले डाइवर्सिटी का मतलब होता है, डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी। आप देखोगे हमारे आसपास बहुत सारी डाइवर्सिटी होती है, वेराइटी होती है, हर चीज में वेराइटी होती है। यहाँ पर हम किस में देखेंगे? डाइवर्सिटी इन लिविंग। लिविंग का मतलब होता है प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम अपने आसपास बहुत वेराइटी के प्लांट्स और एनिमल्स देख सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, दे आर कॉल्ड लिविंग, जिनको हम कहते हैं लिविंग। यानी जो हमारी दुनिया है इसमें बहुत वेराइटी के प्लांट्स और एनिमल्स, पेड़ पौधे, जीव जंतु हमें दिखाई देते हैं। इसी को हम कहते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। अब लिविंग के लिए दूसरा जो वर्ड है वो यूज किया जाता है, वो है बायो। बायो मीन्स लिविंग। यहाँ पर डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी, तो बायो डाइवर्सिटी, दिस इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। क्या है बायोडाइवर्सिटी? वेराइटी इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिसको हम कहेंगे बायोडाइवर्सिटी। वेराइटी of plants and animals are called biodiversity. Bio means living, living means plants and animals. This is called biodiversity. Varieties in living organism means plants and animals are called biodiversity. Plants के लिए हम दूसरा टर्म यूज करते हैं, वो है फ्लोरा। फ्लोरा प्लांट्स के लिए हम एक और टर्म यूज करते हैं, वो है फ्लोरा। एनिमल्स के लिए इसी तरह हम टर्म यूज करते हैं जिसे कहते हैं फोना। कहीं पर आप फ्लोरा एंड फोना भी लिखा मिलेगा आपको। फ्लोरा मीन्स प्लांट्स एंड फोना मीन्स एनिमल्स। दिस इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। इस चैप्टर में हमें दो पार्ट में चीजों को पढ़ना है। एक है, हमें पहले देखना है कि बायोडाइवर्सिटी यानी प्लांट्स के बारे में, एंड दूसरा देखना है एनिमल्स की डाइवर्सिटी के बारे में। तो जब हम हमारे पास इतने सारे है ना, मिलियंस ऑफ वेराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर देयर, तो एक एक करके हम अगर सबको पढ़ने जाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा और इतना पॉसिबल भी नहीं है। तो हम कैसे पढ़ेंगे इसको? तो हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। ग्रुपिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, है ना, हम क्या करते हैं? ग्रुपिंग। ग्रुपिंग दैट इज आल्सो कॉल्ड इज क्लासिफिकेशन। हम इसको क्लासिफाई करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। अब हम प्लांट्स और एनिमल्स को ग्रुपिंग करना है तो क्यों करेंगे? ताकि अभी जैसे बताया, व्हाट आर इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, सो इट मेक्स easier to understand and study. It makes easier to अंडरस्टैंड एंड स्टडी। हम इन प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में ग्रुप बना के स्टडी करेंगे तो हमारे लिए वो इजियर हो जाएगा स्टडी करना, है ना, उनके बारे में जानना इजी हो जाएगा। इसलिए हम ग्रुप बनाकर उनके बारे में स्टडी करेंगे, उनको क्लासिफाई कर कर हम उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? प्लांट्स के बारे में। सेकेंड हम डिस्कस करेंगे एनिमल्स के बारे में। अब ये ग्रुप करने के लिए हम क्या लेंगे, किस तरीके से हम ग्रुप करेंगे? तो हम ग्रुप करेंगे इन प्लांट्स और एनिमल्स के कॉमन फीचर्स को लेकर। कॉमन फीचर्स या कैरेक्टर्स को लेकर। फीचर्स मीन्स कैरेक्टर्स, सभी में कोई ना कोई विशेषताएं होती हैं, उन विशेषताओं को लेकर हम इनको ग्रुपिंग करेंगे, इनको क्लासिफाई करेंगे। और वो कैरेक्टर क्या हो सकते हैं? कुछ सिमिलैरिटीज हो सकती है या कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे ग्रुपिंग ऑफ
प्लांट्स, है ना, हम प्लांट्स को किस तरीके से ग्रुप करेंगे, हाउ टू ग्रुप प्लांट्स. फर्स्ट वी विल डिस्कस हाउ टू ग्रुप प्लांट्स. अब प्लांट्स को ग्रुप करने के लिए उनके कैरेक्टर्स देखेंगे. तो पहला कैरेक्टर जो हम देखेंगे वो है, फर्स्ट जो कैरेक्टर हम देखेंगे वो है हाइट ऑफ द प्लांट, है ना. हम ग्रुप करेंगे किसके बेसिस पर, हमें जो डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स दिखाई देते हैं तो सबसे पहले हम उनको ग्रुपिंग करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइट, हाइट ऑफ द प्लांट, जिसे हम कहेंगे वेरिएशन इन हाइट. हमें वेरिएशन कैसे दिखाई देता है, वेरिएशन इन हाइट ऑफ द प्लांट, हाइट ऑफ द प्लांट्स. जितनी भी प्लांट्स है अगर हम उन्हें देखेंगे तो आपको दिखाई देगा बहुत छोटे प्लांट से लेकर बहुत बड़े बड़े ट्रीज आपको दिखाई देंगे. तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है वेरिएशन इन हाइट, हाइट के अकॉर्डिंग वेरिएशन. तो इसके अकॉर्डिंग हम प्लांट्स को ग्रुपिंग करेंगे. वो है, फर्स्ट है हर्ब्स, सेकेंड है श्रब एंड थर्ड इज ट्री. हर्ब, श्रब एंड ट्रीज. तो फर्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन है, ग्रुपिंग है प्लांट का, वो हम स्टडी करेंगे किसके, हाइट के बेसिस पर, हर्ब, श्रब, ट्री में डिवाइड करके. अब ये हर्ब, श्रब, ट्रीज का कैरेक्टर क्या है वो हम देखेंगे. तो जितने छोटे प्लांट से लेकर जितने बड़े प्लांट्स है ना, हमें जितने भी वैरायटी दिखाई देती है ट्रीज की, है ना, उनको हम कहेंगे हर्ब, श्रब एंड ट्रीज. जो बहुत छोटे प्लांट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं हर्ब्स, और जो बहुत मीडियम साइज के हाइट वाले प्लांट्स हमें दिखाई देंगे उन्हें हम कहते हैं श्रब्स एंड ट्रीज. जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, श्रब, दे आर वेरी स्मॉल इन हाइट, दे आर वेरी स्मॉल. इनकी हाइट देख रहे हो कैसी है, स्मॉल है, छोटे होते हैं. एंड इनकी जो स्टेम होती है वो ग्रीन होती है और ज्यादा बूढ़ी नहीं होती. हर्ब्स, इनका क्या कैरेक्टर होगा, दे आर वेरी स्मॉल. सबसे पहले हर्ब्स क्या होंगे, दे आर वेरी स्मॉल एंड विथ सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम, विथ सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम. हर्ब्स क्या है, दे आर वेरी स्मॉल, स्मॉल विथ सॉफ्ट ग्रीन स्टेम. अब इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, जैसे आप देखते हो टोमेटो, टोमेटो, तुलसी, है ना, एंड व्हीट, राइस. जो भी छोटे प्लांट दिखाई देते हैं जिनकी हाइट फ्लावर में भी हो सकते हैं, वो वेजिटेबल में भी हो सकते हैं, ये छोटे हाइट वाले प्लांट्स को हम कहते हैं हर्ब्स, जिनकी हाइट काफी कम होती है. ग्रासेस भी इसी में आ जाएंगे, जैसे चिली हुआ, ब्रिंजल हुआ, है ना, कैरेट, ये सारी चीजें किस में आ जाएगी, हर्ब्स में आ जाएंगे. तो हर्ब्स क्या है, द प्लांट विथ स्मॉल हाइट एंड विथ सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम. अब नेक्स्ट देखेंगे हम श्रब. श्रब आपको दिखाई दे रहा है कि श्रब होती है, दे हैव मीडियम हाइट. इनकी जो हाइट होती है वो कैसी होती है, मीडियम होती है. दे हैव मीडियम हाइट. अब मीडियम हाइट के होते हैं, यानी अगर हम इसे देखना चाहें तो हम जो नॉर्मल इंसान होते हैं, एडल्ट होते हैं, उनकी हाइट से थोड़ा सा ज्यादा मीडियम हाइट के होते हैं, उन्हें हम कहते हैं श्रब. इनका जो स्टेम होता है वुडी होता है ना, वुडी होता है लेकिन बहुत ज्यादा थिक नहीं होता. तो दे हैव मीडियम हाइट एंड विथ वुडी थिन स्टेम. इनमें क्या होता है, वुडी थिन स्टेम, यानी इनकी स्टेम वुडी तो होती है लेकिन कैसी होती है, पतली पतली होती है, और इनकी हाइट मीडियम होती है. और श्रब का एग्जाम्पल है जैसे रोज, हिबिस्कस, हिबिस्कस को गुड़हल कहते हैं, जिसे चाइना रोज भी कहते हैं. हिबिस्कस, रोज, नींबू, लेमन ट्री, वो भी श्रब है. एप्पल श्रब है, ऑरेंज श्रब है. नेक्स्ट आप देखेंगे वो है प्लांट्स जिनकी हाइट बहुत ज्यादा होती है, जिन्हें हम कहते हैं
ट्री दे आर वेरी टॉल। कैसे होते हैं? वेरी टॉल इन हाइट, इनकी हाइट बहुत ज्यादा होती है। और आप देख सकते हैं इनका जो स्टेम होता है वो बहुत ही थिक एंड वुडी ब्राउन होता है। एंड दे हैव थिक वुडी एंड ब्राउन स्टेम एंड ब्राउन स्टेम। अब इसका एग्जाम्पल जैसे आपको दिख रहा है, ये बरगद का ट्री है ना। ऐसे ही आप देखोगे मैंगो ट्री है, नीम ट्री है, पीपल, बरगद, ये सब क्या है? ट्री है। इनके ये हमने ग्रुपिंग किया किसके बेसिस पर? हाइट के बेसिस पर। तो जो बहुत छोटी हाइट के होते हैं उन्हें हम कहते हैं हब्स, जिनकी जो स्टेम होती है वो बहुत ही सॉफ्ट एंड ग्रीन होती है। दूसरा हमने डिस्कस किया श्रब, जिनकी मीडियम हाइट होती है और वुडी थिन स्टेम होता है, स्टेम बहुत ज्यादा मोटा नहीं होता। और ट्री होती है, उनकी हाइट बहुत ज्यादा होती है और उनका जो स्टेम होता है बहुत ही थिक यानी मोटा और वुडी ब्राउन स्टेम होता है। ये हमने किया हाइट के बेस पे। अब आप अपने आसपास देखोगे कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी हाइट मतलब जो लंबे होते हैं पर ना तो उनका वुडी स्टेम होता है ना ही वो सीधे खड़े हो पाते हैं। उन्हें हम कहते हैं क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। अब इनके बारे में देखेंगे। अब ये जो क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स होते हैं, इनकी हाइट तो होती है लेकिन ये सीधे नहीं खड़े हो पाते क्योंकि इनका जो स्टेम होता है वो क्या होता है? बहुत ही वीक होता है, बहुत ही वीक होता है। जैसे आप देखोगे ये पंपकिन है, वाटरमेलन है, ये आप देखोगे तो ये है ना जमीन पर फैल जाती हैं, जब ये ग्रो करती हैं तो जमीन पर फैल जाती है। इन्हें हम कहते हैं क्रीपर्स, इनको कहते हैं क्रीपर्स। ये जमीन पे फैल जाती है, इन्हें हम कहते हैं क्रीपर्स, है ना। क्रीपर्स आर दोज प्लांट which have soft stem and they creep along the ground, they creep along the ground। जैसे जो एनिमल्स होते हैं ना जो जमीन पर रेंगते हैं उन्हें क्रीपर्स कहते हैं, वैसे ही ये प्लांट्स होती हैं, ये क्योंकि जमीन पर फैलती है इन्हें हम क्रीपर्स कहते हैं। एंड सेकेंड कैटेगरी इज क्लाइंबर्स। Climbers are those plants which have soft green stem and they climb over the support, है ना। जो भी सपोर्ट मिलता है, जैसे सपोर्ट क्या है? कोई ट्री हो सकता है या फिर वॉल हो सकती है, कहीं भी कोई भी सपोर्ट मिलता है तो वो उसके ऊपर क्या हो जाती है? चढ़ जाती है, क्लाइंब कर जाती है, इसलिए इन्हें कहते हैं क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। क्रीपर्स कौन? जो जमीन पर फैलती हैं, जैसे पंपकिन, वाटरमेलन, मस्क मेलन, ये जमीन पे फैल जाती हैं, इन्हें हम कहते हैं क्रीपर्स। और सेकेंड कैटेगरी जो वीक स्टेम होती है इनकी भी, लेकिन ये क्या करती है? सपोर्ट मिलते से ही उनके चारों ओर क्या हो जाती है? क्लाइंब कर जाती है, इन्हें हम कहते हैं क्लाइंबर्स। जैसे ग्रेप वाइन, अंगूर, पी, मटर, मनी प्लांट, है ना। और जो बीन्स भी होती हैं बहुत सारी वेराइटी, उन वो क्लाइंबर्स होते हैं। तो क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स, पहले हमने हाइट के अकॉर्डिंग देखा, हर्ब, श्रब, ट्री, फिर हमने देखा क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। तो अभी हमने इतनी कैटेगरी देखी। इसके बाद हम सेकेंड पढ़ेंगे, जो पढ़ेंगे फर्स्ट हमने हाइट के अकॉर्डिंग हो गया और स्टेम के अकॉर्डिंग हो गया। अब हम देखेंगे स्टेम जिनकी सॉफ्ट है और हार्ड है, तो हार्ड है तो हब्स की भी स्टेम हार्ड होती है। क्रीपर और क्लाइंबर उनकी जो स्टेम होती है वीक होती है, वो सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं। अब नेक्स्ट कैटेगरी हम पढ़ेंगे वो है वेरिएशन इन शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। लीफ के अकॉर्डिंग वेरिएशन हम ग्रुप कर सकते हैं प्लांट को, क्योंकि उनमें वेरिएशन पाया जाता है। वेरिएशन इन द शेप एंड स्ट्रक्चर, है ना। शेप मतलब आकार और स्ट्रक्चर ऑफ लीफ के अकॉर्डिंग। अब ये लीफ क्या होता है? प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, तो लीफ भी एक पार्ट होता है जो कैसा होता है? फ्लैट, है ना, ब्लेड जैसा फ्लैट।
ग्रीन कलर स्ट्रक्चर। तो लीफ क्या है? इट इज द फ्लेटेंड पार्ट ऑफ द प्लांट, बिल्कुल चपटा भाग है। और कैसा दिखाई देता है? ग्रीन, इट इज ग्रीन इन कलर। अब ग्रीन क्यों होता है? बिकॉज इट कंटेन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, अब ये क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन कलर का पिगमेंट है, जिसके कारण जो लीफ होती है वो क्या दिखाई देती है? ग्रीन इन कलर। अब लीफ का फंक्शन क्या है? क्योंकि ये लीफ में क्लोरोफिल होता है, तो ये लीफ होती है वो क्या करती है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। अब ये फोटोसिंथेसिस है क्या? यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा जो प्लांट्स होती है अपना फूड बना लेती है, खुद से फूड बना लेती है बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, है ना। इनको इस्तेमाल करके क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, द प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो लीफ, इट सिंथेसाइज इट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस, यानी ये फूड बनाने में मदद करती है। अब लीफ के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम अगर प्लांट को क्लासिफाई करेंगे तो हमें पहले लीफ का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। जो लीफ होती है, अगर उसे आप देखोगे तो इट हैज टू टाइप्स, दैट इज कॉल्ड पेटियोल। जो लीफ की ब्लेड होती है उसे हम कहते हैं पेटियोल। लीफ का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो लीफ, ठीक है, लीफ का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो लीफ का ये जो पार्ट होगा दैट इज कॉल्ड पेटियोल। पेटियोल, इससे क्या होता है? ये जो लीफ होती है वो ब्रांचेस से अटैच होती है। एंड सेंटर में आप देखोगे एक मोटी सी लाइन दिखेगी जिसको हम कहते हैं मिड रिब, ना, द मिडल थिक लाइन, है ना, इज कॉल्ड मिड रिब। अब आप देखोगे कि मिड रिब के से बहुत सारी ब्रांचेस निकल रही है, पतली पतली। इन ब्रांचेस को हम कहते हैं वेन्स। वेन्स। एंड दिस फ्लैट पार्ट इज कॉल्ड, पूरे जो फ्लैट पार्ट होते हैं उसे कहते हैं लेमिना। लेमिना। ये जो लीफ है, इस तरह के लीफ को हम कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। क्योंकि ये जो वेन्स है इनका अरेंजमेंट कैसा है? जालीदार है, नेट लाइक है। जहां पर नेट लाइक वेनेशन होता है, वेनेशन मतलब, वेनेशन मीन्स, वेनेशन, वेनेशन मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स ऑन द लेमिना। अरेंजमेंट ऑफ वेन्स ऑन लेमिना। जो लेमिना है उस पर वेन्स किस तरीके से अरेंज है, इसको हम कहते हैं वेनेशन, लीफ वेनेशन। ये दो तरह के होते हैं। जब इस तरह का स्ट्रक्चर हो तो हम इसे कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन। जब इसमें नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर हो वेन्स का, ना, पूरी जाली जैसी बना रही हो, तो हम उसे कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन, जिसको जालीदार शिरा विन्यास भी कहते हैं। सेकेंड होगा जिसमें मिडरिप तो है सेम, लेकिन जो लीव्स होती हैं उनमें जो वेन्स होती हैं वो कैसी होती हैं? एक दूसरे की पैरेलल होती हैं। लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं? एक दूसरे की पैरेलल होती हैं। इस तरह के वेनेशन को कहते हैं पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन। ये हो गया पेटियोल। ये बीच में मोटी लाइन होगी वो मिड रिब होगी, और बाकी जो वेन्स होंगी वो क्या होंगी? सीधे सीधे होंगी, है ना, एक दूसरे की पैरेलल होंगी। इस तरह के वेनेशन को कहते हैं पैरेलल वेनेशन। और जहां पर ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाता है उसे हम कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। लीफ के अकॉर्डिंग हम, वेनेशन के अकॉर्डिंग प्लांट को दो इसमें क्लासिफाई कर सकते हैं। एक है रेटिकुलेट वेनेशन, दूसरा है पैरेलल वेनेशन। ठीक है, तो ये हो गया लीफ के अकॉर्डिंग रेटिकुलेट एंड पैरेलल वेनेशन। नेक्स्ट क्लासिफाई हम कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ रूट। नेक्स्ट हम
क्लासिफाई करेंगे वेरिएशन इन द स्ट्रक्चर ऑफ रूट। अभी लीव से देखा हमने, हाइट ऑफ द प्लांट से देखा, अब हम रूट का। अब रूट क्या होता है, ये प्लांट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सोइल, जो कि सोइल के अंदर होता है, जिसके कारण हमें दिखाई नहीं देता है ना। रूट इट इज प्रेजेंट इनसाइड द सोइल एंड इट इज नॉट विजिबल आउटसाइड, ज्यादातर बाहर नहीं दिखाई देती है, वो जमीन के अंदर होती है। और रूट का फंक्शन क्या है, एक तो ये जो वाटर और मिनरल्स होता है उसको एब्जॉर्ब करती है ना, यानी कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। दूसरा जो रूट होती है, वो जो प्लांट्स होती है उसको टाइटली सोइल के साथ में होल्ड करके रखती है। इट होल्ड्स द प्लांट टाइटली विद द सोइल, सोइल के कारण, इसलिए जो प्लांट्स होती है सीधे खड़े रह पाती है। तो रूट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि वो, वैसे तो सारे ही पार्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन रूट क्या करता है, वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करके देता है। अगर आप किसी प्लांट है उसका स्टेम वगैरह काट दें तो वो फिर ग्रो कर सकता है, लेकिन अगर उसका रूट काट दें तो वो प्लांट पूरी तरह से सूख जाएगा, फिर वो ग्रो नहीं कर पाएगा। तो रूट के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, तो फिर हम क्लासिफाई करेंगे रूट के अकॉर्डिंग। तो रूट का स्ट्रक्चर, एक आपको दिखाई देगा प्लांट जिनकी जो रूट्स होती हैं, एक मेन रूट निकलती है जो कि मोटी होती है, थिक होती है, थिक मेन रूट। फिर उस रूट में से फिर क्या निकलती है, ब्रांचेस निकलती हैं। इस तरह के रूट को हम कहते हैं टेप रूट। इस तरह के रूट को हम कहते हैं टेप रूट। टेप रूट। सेकेंड अगर हम क्लासिफाई करेंगे तो हमें दूसरी कैटेगरी जो रूट की दिखाई देगी, वो ऐसे रूट्स हैं जिनकी जो हाइट होती है वो क्या, जिनकी सेम हाइट होती है और सेम लेंथ होती है, और जो थिकनेस भी होती है सेम, सेम साइज ऑफ द रूट अराइजेस फ्रॉम सिंगल प्लेस, है ना, एक ही प्लेस से सेम हाइट के बहुत सारे रूट निकलते हैं, इसे हम कहते हैं फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट, फाइब्रस रूट एंड दिस इज टेप रूट। टेप रूट में मेन रूट होती है दैट इज थिक मेन रूट, एंड फ्रॉम मेन रूट मेनी ब्रांचेस, many small roots arises, and in this fibrous root same size of root arises from same place. अब अगर आप देखोगे तो रूट तो हम निकाल निकाल के नहीं देख सकते, तो अगर हम देखेंगे लीफ का स्ट्रक्चर, तो जो रूट टेप रूट वाली प्लांट्स होती है उनकी जो लीफ होती है वो हमेशा कैसी होती है, रेटिकुलेट। हमेशा जिनकी रूट टेप रूट होगी उनकी लीफ कैसी होगी, रेटिकुलेट। और जिनकी फाइब्रस होगी उनकी जो लीफ होगी कैसी होगी, दैट इज विथ पैरेलल वेनेशन। यानी फाइब्रस रूट होगा तो वहां लीफ वेनेशन कैसा होगा, पैरेलल। एंड व्हेन द रूट्स आर टेप रूट, so the leaf will be reticulate venation। जिनकी रूट, जिनकी जो रूट होती है अगर वो टेप रूट होती है तो उनकी जो लीफ होती है वो कैसी होगी, रेटिकुलेट। अब इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, सेम है ना, टेप रूट और जिनकी लीफ रेटिकुलेट होगी उनके एग्जाम्पल है मैंगो, मैंगो, नीम, पीपल, इवन रोज, है ना। फाइब्रस रूट, wheat, राइस, बनाना, शुगर केन, शुगर केन, इनकी जो रूट होती फाइब्रस होगी और जो लीफ होगी वो पैरेलल वेनेशन होगी। तो हमने किसके अकॉर्डिंग अभी देखा वेरिएशन, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ रूट एंड लीफ एंड हाइट के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट हम देखेंगे वेरिएशन इन द सीड, स्ट्रक्चर ऑफ सीड। वेरिएशन in the structure of seed।
सीड के अकॉर्डिंग। अब प्लांट देखोगे तो जो फ्रूट्स होती है उसके अंदर सीड्स होते हैं, है ना। तो जो सीड होता है अगर हम उसे देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम प्लांट को दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक है मोनोकोट और दूसरा है डाइकोट। अभी हमने जो डिफरेंट टाइप के रूट्स देखे ना, तो ये हो गया टेप रूट एंड ये हो गया फाइब्रस रूट। ठीक है, अब हम देखेंगे किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द सीड स्ट्रक्चर, सीड के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। अगर जो सीड होती है उनके अंदर ये जो पार्ट होता है ना जहां पर फूड स्टोरेज होता है उसे हम कहते हैं कोटिलिडन्स, कोटिलिडन्स, है ना, दिस इज कॉल्ड कोटिलिडन्स। अगर ये कोटिलिडन सिंगल कोटिलिडन हो, ओनली सिंगल कोटिलिडन इज प्रेजेंट, दैट टाइप ऑफ सीड्स आर कॉल्ड मोनोकोटिलिडन्स ना, और इस तरह के प्लांट को हम कहते हैं मोनोकोट। और जहां पर दो कोटिलिडन्स हो इस तरह की प्लांट को कहते हैं डाइकोट या डाइकोटिलिडन्स, ना, डाइकोट सीड और प्लांट्स को कहते हैं डाइकोट प्लांट। अब जो जितने भी प्लांट्स है जिनकी रेटिकुलेट वेनेशन होती है, टेप रूट होता है, तो उनका हमेशा सीड कैसा होगा, डाइकोट सीड होगा। और जितने भी प्लांट है जिनमें रूट फाइब्रस होता है और उनकी लीफ पैरेलल वेनेशन होती है, उनमें हमेशा मोनोकोटिलिडन सीड होगा। तो ये जो मोनोकोट के एग्जाम्पल हो गए, इसमें होगा वीट, वीट, राइस, शुगर केन, वीट, राइस, मेज, है ना। एंड डाइकोट जैसे ग्राम, मैंगो, मस्टर्ड। तो जितने भी प्लांट्स होंगे जिनकी रूट टेप रूट होगी, टेप रूट होगी, उनकी लीफ रेटिकुलेट होगी और उनमें जो सीड होगा वो कैसा होगा, डाइकोट। और जितने भी प्लांट होंगे जिनकी रूट फाइब्रस होगी, जिनकी लीफ पैरेलल होगी, उनका जो सीड होगा उनमें सिंगल कोटिलेडन होगा, इसलिए उन्हें कहेंगे मोनोकोट। तो अभी हमने प्लांट के बारे में देखा, ऐसे प्लांट्स हमने ग्रुपिंग किया अकॉर्डिंग टू देयर structure of root, stem, leaf and their seed. अब कुछ और एग्जाम्पल यहां से हम देख लेंगे। नेम ऑफ द प्लांट जैसे लेमन ग्रास दिया है, टाइप ऑफ लीफ वेनेशन रेटिकुलेट होगा कि पैरेलल, तो लेमन ग्रास है ना, ग्रास है तो उसका जो वेनेशन होगा पैरेलल होगा, रूट फाइब्रस होगा। और यहाँ पर हम एक और ऐड कर लेंगे सीड, स्ट्रक्चर ऑफ सीड। इसका जो सीड होगा, सीड कैसा होगा, सीड होगा मोनोकोट। सपोज यहाँ ग्रास होगा, नॉर्मल ग्रास भी होगा तो भी उसमें पैरेलल होगा, फाइब्रस होगा, पैरेलल होगा, फाइब्रस होगा और मोनोकोट। जैसे ग्राम है, सपोज ग्राम, ग्राम मीन्स चना। अब इसकी जो लीफ होगी वो कैसी होगी, रेटिकुलेट ना। और जो रूट होगा वो कैसा होगा, टेप रूट। सपोज अब हम मैंगो लेते हैं, नेम ऑफ द प्लांट मैंगो, मैंगो में लीफ होगा वो होगा कैसा, रेटिकुलेट। और रूट होगा टेप रूट, टेप रूट। इस तरीके से आप इनको क्लासिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर लीफ वेनेशन, देयर स्ट्रक्चर ऑफ रूट एंड स्ट्रक्चर ऑफ सीड। अब हम नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे वो है अबाउट हाउ टू ग्रुप एनिमल्स, हाउ टू ग्रुप एनिमल्स। सेकेंड पार्ट हम स्टार्ट करेंगे। अभी हमने प्लांट के बारे में देखा, अब हम सेकेंड स्टार्ट करेंगे हाउ टू ग्रुप एनिमल्स।
हाउ टू ग्रुप एनिमल्स। अब एनिमल्स को ग्रुप करने के लिए हम कॉमन क्या कैरेक्टरिस्टिक्स लेंगे कि पहले उनमें मूवमेंट कैसा होता है और वो किस बॉडी पार्ट से मूव करते हैं। आप देखोगे अपने आसपास तो आपको बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स दिखाई देंगे। अब उन एनिमल्स में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो उनका जो मूवमेंट है वो डिफरेंट टाइप का होता है, लोकोमोशन उनमें डिफरेंट टाइप का होगा और उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो डिफरेंट होंगे। जैसे चींटी, एंट है ना, इसका जो मूवमेंट होगा ये क्या करता है, जो एंट होता है वो क्या करता है, ये वॉक भी कर सकता है, वॉक विथ लेग्स। चींटी होती है उसका जो मूवमेंट के लिए जो पार्ट होता है, बॉडी पार्ट, वो क्या होता है, लेग्स होती हैं। और मूवमेंट क्या होता है, किस तरह का मूवमेंट करता है, वॉक करता है। गोट मतलब बकरी, बकरी किस तरह की मूवमेंट करती है, वॉक एंड जंप, जंप भी कर सकती है और चल भी सकती है, ये भी लेग यूज करते हैं। तो कुछ एनिमल्स होते हैं इसके अलावा, काऊ है ना, एलिफेंट वगैरह वगैरह, ये सब क्या है, लेग्स यूज करते हैं। ह्यूमन बीइंग हम लोग भी लेग्स का इस्तेमाल करते हैं, हम वॉक, रन, जंप कर सकते हैं। अब जैसे बर्ड्स होती है, पीजन या और अदर बर्ड्स होती हैं, ये क्या करती है, मूवमेंट कैसा होता है इनमें, दे फ्लाई है ना, ये उड़ते हैं। अब उड़ने के लिए या तो इनमें विंग होगा, विंग्स होंगे, पंख होंगे, है ना, तभी ये उड़ सकते हैं। तो इनके लिए लोकोमोशन के लिए ऑर्गन है, बॉडी पार्ट है, वो है विंग्स। अब इसी तरह हाउस फ्लाई है ना, इसके लेग्स भी होती है और विंग्स भी होती है, ये चल भी पाती है और उड़ भी पाती है। इसी तरीके से जो फिश होता है ये क्या करती है, फिश स्विम विद द हेल्प ऑफ फिन। इसके फिन्स होते हैं, छोटे छोटे पंख जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं फिन्स, जिससे ये क्या कर सकता है, स्विम कर सकता है। इसके अलावा आप स्नेक देखोगे तो वो पूरा जो बॉडी पार्ट है ना, उससे क्या करता है, क्रोल कर सकता है, क्रीप कर सकता है ना, स्लिदर कर सकता है। और भी आप एनिमल्स देखोगे, जैसे फ्रॉग है तो वो लेग्स का इस्तेमाल करता है, जंप कर सकता है। इस तरीके से हम देखेंगे तो हमारे आसपास जो भी एनिमल्स हैं, है ना, देर आर वेराइटीज ऑफ एनिमल्स, उनमें डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं फॉर मूवमेंट, उसके अकॉर्डिंग हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी पार्ट्स। अब इतने वेराइटीज ऑफ प्लांट्स एनिमल्स हमारे अराउंड है ना, तो बुक में एक फैक्ट दिया है, एक पिक्चर दिया है जिन्हें हम कहते हैं जानकी अमल, है ना, जानकी अमल। ये आपके बुक में पिक्चर दिया हुआ है, इनका नाम है जानकी, जानकी अमल। ये एक बोटानिस्ट हैं। जो बोटानिस्ट होती हैं वो क्या करते हैं, जो बोटानिस्ट हैं वो प्लांट की स्टडी करते हैं, है ना, जो पेड़ पौधे होते हैं, प्लांट है, उनकी स्टडी करते हैं। तो जानकी अमल ये एक बोटानिस्ट हैं, इन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट काम किया है ना, इनका बहुत की इम्पोर्टेंट रोल था, की रोल था किसमें, सेव साइलेंट वैली मूवमेंट, सेव साइलेंट वैली मूवमेंट, सेव साइलेंट वैली मूवमेंट, मूवमेंट, मूवमेंट। ये बोटानिस्ट है, जैसे बताया अभी कि जो प्लांट की स्टडी करते हैं उन्हें बोटानिस्ट कहते हैं। अब ये जो मूवमेंट हुआ था, कहाँ हुआ था, केरल के पालक्काड डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पर हुआ था ये मूवमेंट, पालक्काड डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट इन केरला। ये आपको याद रखने की जरूरत है कि ये कहाँ हुआ था मूवमेंट, केरला में हुआ था, पालक्काड डिस्ट्रिक्ट। गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल रखा था हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनाने का अक्रॉस द कुचिपुजा रिवर। यहाँ पर क्या हुआ, उस रिवर पर इनको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाना था, डैम बनाना था, लेकिन उसी एरिया में बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी रिच फॉरेस्ट पड़ता है। तो उसको बचाने के लिए जानकी अमल, इन्होंने और बहुत सारे लोगों ने काफ़ी लंबे टाइम तक, अराउंड 10 ईयर्स तक इन्होंने बैटल लड़ा, है ना, लड़ाई लड़ी न्यूज़पेपर में और प्रोटेस्ट करके, है ना, इन सब तरीकों से इन्होंने क्या किया, सेव साइलेंट वैली मूवमेंट किया, आंदोलन किया जो 10 साल चला और उसके बाद दे गोट सक्सेस, उसमें इनको सक्सेस मिला। और इन्होंने जो बायोडाइवर्सिटी रिच वैली थी
उसको क्या किया इन्होंने, बचाया। तो इस तरीके के आप है ना इन्वायरमेंट को बचाने के लिए बहुत सारे एनजीओस होते हैं, बहुत सारे लोग हैं वो वर्क करते हैं। क्यों? क्योंकि जो फॉरेस्ट है वो है हमारे आसपास, जो भी फॉरेस्ट है ये क्या है, हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, है ना। फॉरेस्ट ही वहां पर बहुत सारे वेराइटीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स मिलते हैं। तो फॉरेस्ट को हॉट स्पॉट कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी का। अगर फॉरेस्ट खत्म होते जाएंगे तो धीरे धीरे हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो खत्म हो जाएगी। तो इन्हें बचाने के लिए हमें इस तरीके के मूवमेंट करने चाहिए। फॉरेस्ट क्यों काटे जाते हैं? क्योंकि फॉरेस्ट काटे जाते हैं बिल्डिंग बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, डैम बनाने के लिए, रेलवे ट्रैक बनाने के लिए, इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, क्रॉप एग्रीकल्चर फील्ड के लिए, है ना, बहुत सारे कारणों से, पेपर बनाने के लिए, है ना, फॉरेस्ट को काटा जाता है। तो धीरे धीरे फॉरेस्ट कम होते जाएंगे तो हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी कम हो जाएगी। इसके लिए हमें थोड़ा सा इस तरीके से अवेयरनेस रखना चाहिए। तो इनका एग्जाम्पल यहाँ दिया गया था बुक में। अब हम एनिमल्स के बारे में और स्टडी करेंगे। तो जो एनिमल्स होते हैं वो जहाँ रहते हैं उस प्लेस को क्या कहते हैं, हेबिटेट। अभी हमने उनके मूवमेंट के अकॉर्डिंग देखा कि उनको कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो रेंगने वाले, उड़ने वाले, चलने वाले, है ना, उस तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते, ग्रुप कर सकते। नेक्स्ट है ये एनिमल कहाँ रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी इन एनिमल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट, द प्लेस वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव, द प्लेस वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव। लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब भी है लिविंग। लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिव आर कॉल्ड हैबिटेट। ऐसा स्थान जहां पर जीव जंतु रहते हैं वो उनका हैबिटेट कहलाता है। तो हैबिटेट के अकॉर्डिंग हम क्लासिफाई करेंगे तो हम देखेंगे, हम बेसिकली टू टाइप्स में एनिमल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। एक है लैंड में रहने वाले और दूसरा है पानी में रहने वाले। जो लैंड में रहते हैं उन्हें हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट या टेरेस्ट्रियल एनिमल्स या प्लांट्स, और जो पानी में रहते हैं उन्हें हम कहते हैं एक्वाटिक। ठीक है, हैबिटेट के अकॉर्डिंग हम, एक तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट होता है लैंड, जो हमारा अर्थ है उसमें आधा क्या है, पानी है, 70% से ज्यादा पानी है, और फिर लैंड है। तो कुछ एनिमल्स लैंड में रहते हैं तो हम उसे कहते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, और जो पानी होता है उसे हम कहते हैं एक्वाटिक हैबिटेट। अब इसको भी हम फर्दर क्लासीफाई करेंगे। तो जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है उसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है, ग्रासलैंड, ग्रासलैंड आप देख सकते हो, और क्या देख सकते हैं हम, डिजर्ट यानी रेगिस्तान, और माउंटेन, फॉरेस्ट। इसके अलावा फॉरेस्ट भी एक क्या है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है। एक्वाटिक में हम देखेंगे तो सी है, ओशिन है, पोंड है, लेक है, जहां भी पानी है उसे हम कहते हैं एक्वाटिक हैबिटेट। तो इन सब में रहने वाले जो एनिमल्स हैं उन सब में अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, उनके फीचर्स अलग अलग होंगे, और वो उन्हें वहां पर रहने लायक बनाता है। तो ऐसे फीचर्स जो एनिमल्स को अपने हैबिटेट में रहने लायक बनाता है उन फीचर्स को हम कहते हैं एडप्टेशन। एडप्टेशन। What is adaptation? Adaptation means special features और characteristics, विशेषताएं, जिनको हम कहते हैं विशेषताएं, special feature characteristics which enable an organism, an living organism to survive in their habitat. Survive in its habitat. अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग कैरेक्टर और फीचर्स होते हैं जो उस ऑर्गेनिज्म को उसके हैबिटेट में रहने लायक बनाता है। इन फीचर्स को, कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या कहा जाता है, एडेप्टेशन कहा जाता है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे फिश। फिश लिव इन वाटर। जो फिश है वो पानी में रहता है ना। फिश इज
एडेप्टेड टू लिव इन वाटर। नेक्स्ट एग्जांपल है जैसे केमल है, केमल इज एडेप्टेड टू लिव इन डिजर्ट। केमल है वो रेगिस्तान में रहने के लिए एडेप्टेड है। अब इनमें कुछ ऐसे स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जिसके कारण ये डिजर्ट में या फिर पानी में रह सकते हैं। तो हम एक एक करके इनके बारे में देखेंगे। पहले हम देखेंगे किसके बारे में, फिश के बारे में। फिश कहाँ रहता है, पानी में रहता है। तो ऐसे कौन से फीचर है फिश में जिसके कारण वो पानी में रहता है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है फिश है, इसकी फिन्स, इनमें क्या होती है, फिन्स होती है। फिन्स ये किस में हेल्प करते हैं उनको, स्विमिंग में। आपको यहाँ दिखाई दे रहा है दैट इज फिन्स। फिन्स हेल्प्स इन स्विमिंग। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है फिन्स की मदद से ये स्विम करता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो फिश में होता है जिसके कारण वो वाटर में लिव रह सकता है वो है इसका जो बॉडी शेप है। इसका जो बॉडी शेप है वो कैसा है, स्ट्रीम लाइन बॉडी शेप। जो स्ट्रीम लाइन बॉडी शेप है मतलब आगे से भी पतला और पीछे से भी और बीच से मोटा, है ना, स्ट्रीम लाइंड। ये जो शेप होता है इसके कारण ये आसानी से जो वाटर है उसमें मूव कर सकता है। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा टेल हेल्प्स द फिश टू चेंज द डायरेक्शन इन वाटर। ये फिश को डायरेक्शन चेंज करने में मदद करता है। पानी में ये अपना डायरेक्शन चेंज करता है विद द हेल्प ऑफ टेल। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं गिल्स। जैसे हम लोग बाहर रहते हैं तो हम विद द हेल्प ऑफ नोस्ट्रिल, है ना, उससे हम सांस लेते हैं। लेकिन फिश तो पानी में रहती है तो ये सांस किस तरह लेती है, विद द हेल्प ऑफ गिल्स की मदद से जो वाटर में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होते हैं वो गिल्स से पास होगा और वो जो उसकी बॉडी में ऑक्सीजन एंटर करता है। तो विद द हेल्प ऑफ गिल्स इट हेल्प्स टू रेस्पायर इन वाटर। गिल्स है वो पानी में सांस लेने में मदद करता है। फिर इसके अलावा इसके जो बॉडी में आप देखोगे बहुत सारे स्केल्स हैं। स्केल्स होती है ये इसको पानी से बचाता है। हमारी जो हाथ पैर होते हैं अगर हम थोड़े से देर पानी में डालते हैं तो वो गल जाती है, लेकिन ये फिश तो हमेशा पानी में रहती है तो उसके जो स्केल्स होती है वो उसको पानी से बचाता है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है फिश की जिसके कारण ये कहाँ रहता है, वाटर में रहता है। और इन्हीं फीचर्स को, कैरेक्टरिस्टिक्स को हम कहते हैं एडेप्टिव फीचर्स ऑफ फिश विच एनेबल फिश टू लिव इन वाटर। पानी में रहने के लिए उसके लिए उसे अनुकूलित करता है। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे वो है केमल का। आप केमल को देख सकते हैं, केमल कहाँ रहता है, डिजर्ट। फिश को क्या कहते हैं हम, मछली जल की रानी है। आपने पोएम सुना होगा, मछली जल की रानी है। वैसे ही केमल को क्या कहा जाता है, केमल इट इज द शिप ऑफ डिजर्ट। रेगिस्तान का इसको क्या कहते हैं, जहाज कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एडेप्टेड है कहाँ पर रहने के लिए, रेगिस्तान में। अब ये जो फर्स्ट पिक्चर दिख रहा है, हमने कहा कुछ एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग प्लेसेस में रहते हैं, उसी हिसाब से उनमें एडेप्टेशन आता है। तो ये जो पहला पिक्चर आप देख पा रहे हो ये है डिजर्ट। कहाँ जो रहता है रेगिस्तान में, है ना, डिजर्ट में। ऐसे जैसे केमल है ना, ये रहता है हॉट डिजर्ट में। और सेकेंड पिक्चर आप देख रहे हो ये भी केमल है बट ये कहाँ रहता है, कोल्ड डिजर्ट में। तो इनमें क्या डिफरेंस है, ये रहता है जहां पर ठंडा एरिया है और ये रहता है गर्म में। तो ये केमल है, इसमें आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले इसका होता है ये हम्प, है ना, हम्प। आपने सुना होगा केमल है वो 40 दिनों का पानी स्टोर कर सकता है। तो इट हैज हम्प विच स्टोर फेट, है ना, जिसको वो यूटिलाइज कर सकता है और वो बिना पानी के 30-40 डेज तक सरवाइव कर सकता है। फिर आप देखोगे कि जो केमल होती है, जो उसकी स्किन होती है वो बहुत क्या होती है, थिक स्किन होती है। थिक स्किन उसको किस में हेल्प करता है,
थिक स्किन की मदद से ये क्या कर सकता है, जो इसके बॉडी में स्वेटिंग होती है वो बहुत कम होती है। थिक स्किन, तो जो भी स्वेटिंग से, जैसे हमारी बॉडी में थोड़ी सी भी गर्मी होती है तो पसीना आता है, लेकिन कैमल का जो स्किन थिक होने के कारण इसे पसीना नहीं आता, तो इसके जो बॉडी से पानी क्या है वो नहीं निकलता है। फिर आप देखोगे जो कैमल की लेग होती है वो कैसी होती है, वेरी लॉन्ग लेग, इट हैज़ वेरी लॉन्ग लेग्स। ये इसको रेत की गर्मी से बचाता है। जो रेत बहुत गर्म हो जाता है तो जो उसकी लंबी टांगे होती है जिसके कारण इसके बॉडी में जो गर्मी होती है वो कम लगती है। तो ये लॉन्ग लेग प्रोटेक्ट इट फ्रॉम हीट ऑफ द सैंड। इसके बाद आप देखोगे इट हैज हूप्स, तो ये हूप्स इसे रेत में चलने में मदद करती है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उसको कहाँ रहने के लायक बनाता है, डिजर्ट में। तो कैमल विच इज लिविंग इन डिजर्ट। सेकेंड अगर हम कंपेयर करेंगे तो कुछ कैमल्स होते हैं जो ठंडे एरिया में रहते हैं जैसे लद्दाख वगैरह, तो इनमें आप थोड़ा सा डिफरेंस देख रहे होंगे। इन कैमल्स के जो शरीर में क्या होती है, बहुत ही थिक हेयर होती है। थिक हेयर, ये जो हेयर होती है वो उसको ठंड से प्रोटेक्ट करता है। और फिर आप देखोगे इनके बॉडी में बहुत ज़्यादा थिक फैट होता है ना, थिक लेयर ऑफ फैट, थिक लेयर ऑफ फैट। अब जितना ज़्यादा इनके शरीर में फैट होगा उतना ही ये इनके शरीर को गर्म रखता है। तो ये थिक हेयर एंड फैट प्रोटेक्ट द कैमल और द एनिमल्स विच लिविंग इन कोल्ड रीजन फ्रॉम द कोल्ड। जो कोल्ड एरिया में रहते हैं तो उनका एडेप्टेशन होता है, चाहे कैमल हो, चाहे पोलर बियर हो या अदर एनिमल्स, तो उनके शरीर पे घने बाल होते हैं और उनके शरीर पर बहुत ज़्यादा फैट जमा होता है जो उनको गर्म रखता है। अब इसकी आप देखोगे कंपेयर करोगे लेग्स, तो इसकी जो लेग्स होती है वो बहुत ही हाइट में कम है ना, शॉर्ट लेग्स हैं। क्यों? क्योंकि इसको ठंडा एरिया में रहता है तो इसकी जो लेग का एडेप्टेशन है इसकी तरह नहीं है ना, इसे हीट से बचाने के लिए इसकी जो टांगे लंबी थी तो इसकी टांगे नॉर्मल है। तो ये कुछ कोल्ड एरिया में रहने वाले और डिजर्ट में रहने वाले एनिमल्स में हमने कंपैरिजन किया। इसी तरीके से हम अगर नेक्स्ट कंपैरिजन करेंगे तो अलग अलग हैबिटेट में रहने के हिसाब से अलग अलग एनिमल में अलग अलग एडेप्टेशन होता है। तो सेकेंड हम देखेंगे दो प्लांट्स की वैरायटी जो अलग अलग एरिया में रहते हैं। ये वैरायटी आप देखोगे ये है रोडोडेंड्रोन्स ना, जो नीलगिरी फॉरेस्ट में पाया जाता है। और सेकेंड आप देखोगे ये वैरायटी है जो सिक्किम में पाया जाता है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये जो प्लांट्स होती है इनकी जो हाइट होती है वो क्या होती है, जो नीलगिरी में पाया जाता है वो है बहुत शॉर्ट हाइट, है ना, यानी ये कैसे होंगे, श्रब कहलाएंगे, श्रब वैरायटी है। और ये इनकी हाइट कम है और इनकी जो लीव्स होती है वो भी क्या होती है, छोटी होती हैं। पर जो सिक्किम वगैरह में पाया जाता है ये सेम रोडोडेंड्रोन की वैरायटी है, सेम प्लांट है, लेकिन दोनों का एडेप्टेशन अलग अलग है। तो इनकी जो लीव्स होती है बड़ी बड़ी होती है और इनकी जो वैरायटी है वो हाइट ज़्यादा होती है, तो हम कहते हैं ट्री। ये ट्री है, ये सेम प्लांट्स है रोडोडेंड्रोन जो अलग अलग हैबिटेट में रहने के कारण ये इनकी हाइट है वो क्या है, ये टॉल है, इसलिए इन्हें ट्री कहेंगे। और ये इनकी हाइट क्या है, शॉर्ट है। तो ये भी इनका अडेप्टेशन है, वो अलग अलग हैबिटेट में रहने के कारण इनकी जो हाइट है वो अलग अलग हो गई है। इसी तरीके से अभी हमने कैमल का कंपैरिजन किया, तो ये रोडोडेंड्रोन जो सिक्किम में पाया जाता है और जो कहाँ पाया जाता है, नीलगिरी फॉरेस्ट में, दोनों का एडेप्टेशन बिल्कुल डिफरेंट है। अब कुछ एग्जाम्पल हम और डिस्कस करेंगे, जैसे ये आप प्लांट देखोगे इसमें कुछ स्पेशल फीचर्स हैं। ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है ठंडे एरिया में, हिली एरिया में। जो हिली एरिया होती है वहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है और वहाँ पर आइस पड़ती है। तो ये जो प्लांट है इनका शेप कैसा हो जाता है, कोनिकल शेप।
कोन जैसा, कोनिकल शेप। क्यों? क्योंकि ये कहाँ पाया जाता है? कोल्ड रीजन में, है ना। इनका शेप है कोनिकल शेप। कोनिकल शेप है, यानी ये जब इन पे बर्फ पड़ती है तो ये जो बर्फ होती है वो क्या होती है, इनकी जो छोटी छोटी लीव्स होती है कोनिकल शेप है, तो बर्फ क्या है, फिसल के नीचे गिर जाती है। तो ये जो प्लांट्स होते हैं इनका जो शेप होता है वो है कोनिकल। तो ये इनको बर्फ जमने से रोकती है, तो ये इनका एडेप्टेशन है। ये ऐसे हिली एरिया में होंगे जहां पर बर्फ पड़ते हैं। इसका नाम है डियोडार, डियोडार प्लांट। ठीक है, यह हिली एरिया और कोल्ड एरिया में पाए जाते हैं। अभी हमने कुछ एग्जाम्पल देखे, जैसे रोडोडेंड्रोन, केमल, जो अलग अलग एडेप्टेशन में है, अलग अलग हैबिटेट में है। उसके बाद हमने किसका, माउंटेन रीजन का देखा है ना, कोल्ड एरिया में पाए जाने वाले प्लांट्स होते हैं उनके बारे में देखा। इसके अलावा कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, जैसे कैक्टस है। जो कैक्टस आपने देखा होगा, कैक्टस वो डिजर्ट में पाया जाता है। कैक्टस होते हैं, उसकी क्या होती है, स्पाइन्स होती है ना, क्योंकि वो कहाँ रहता है, डिजर्ट में। तो डिजर्ट में वैसे भी पानी कम होता है, तो जो उसकी लीफ होती है वो स्पाइन्स में मॉडिफाई हो जाती है टू रिड्यूस ट्रांसपीरेशन। तो अगर जब इनकी लीफ नहीं होती है, स्पाइन्स होती है, तो ये फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगे? तो उसके लिए जो इनकी स्टेम होती है वो कैसी होती है, ग्रीन। यानी द इट्स स्टेम कंटेन क्लोरोफिल, विद द हेल्प ऑफ इट्स स्टेम इट कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। यानी ग्रीन स्टेम उसको फोटोसिंथेसिस करने में मदद करता है, और जो उसकी लीफ होती है वो मॉडिफाइड हो जाती है स्पाइन में टू रिड्यूस ट्रांसपीरेशन। ठीक है, और ये इसको प्रोटेक्ट भी करता है स्पाइन, क्योंकि वैसे भी डिजर्ट में बहुत कम प्लांट होती हैं, तो जो एनिमल्स होती है वो उनको पूरी तरह खा ना जाए, इसलिए वो जो स्पाइन होती है वो उनको प्रोटेक्ट करती है। तो अभी हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे ना एनिमल्स का, जहाँ पर हमने हैबिटेट के अकॉर्डिंग देखा, उनके बॉडी पार्ट्स, है ना, मूवमेंट और बॉडी पार्ट्स के अकॉर्डिंग देखा वैरायटी, और हमने देखा हैबिटेट क्या है, एडेप्टेशन क्या है। इसके अलावा टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक हैबिटेट में देखा, लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो दोनों में रह सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं एम्फीबियंस। एम्फीबियंस ये ऐसे एनिमल्स होते हैं विच कैन सर्वाइव इन बोथ, विच कैन सर्वाइव इन बोथ लैंड एंड वाटर, लैंड एंड वाटर, जो पानी और लैंड दोनों में ही रह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग, जो फ्रॉग होता है वो पानी में भी रह सकता है और लैंड में भी रह सकता है। जब वो पानी में रहता है तो वो स्किन से रेस्पिरेशन करता है, और जब वो लैंड में रहता है तो वो अपने जो लंग्स होता है उससे रेस्पिरेशन करता है। तो ऐसे एनिमल्स या प्लांट्स को हम कहते हैं एम्फीबियंस विच कैन सर्वाइव इन बोथ लैंड एंड वाटर। फ्रॉग है, क्रोकोडाइल है, कुछ वेराइटीज ऑफ स्नेक्स हैं, टोटोइज हैं, ये सब एम्फीबियंस कहलाते हैं। अब बुक में एक और पिक्चर दिया है, उनके बारे में दिया है सलीम अली। सलीम अली, ये सलीम अली, इनको कहा जाता है बर्ड मैन ऑफ इंडिया, बर्ड मैन ऑफ इंडिया। इनका जो बहुत कंट्रीब्यूशन है ना, हैबिटेट को बचाने के लिए, बर्ड्स को बचाने के लिए, इसलिए इन्हें बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्होंने लगभग लगभग 10 बुक्स भी लिखी हैं बर्ड्स के बारे में। बर्ड्स के बारे में इन्होंने लगभग 10 से ज़्यादा बुक भी लिखी है। इनके बारे में कहा जाता है कि ये बर्ड्स की आवाज़ से, है ना, बर्ड्स को पहचान लेते थे। इन्होंने काफ़ी काम किया है टू कंजर्व द रीजन्स वेयर द बर्ड्स लिव, है ना, जो बर्ड्स की जो बायोडाइवर्सिटी है, वेराइटी है, उनको बचाने के लिए इन्होंने, कंजर्व करने के लिए भी इन्होंने बहुत काम किया है। इसी कारण इन्हें बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब जो हमारा टॉपिक है उसमें लास्ट में कुछ एक दो पॉइंट और दिया है इस चैप्टर में, जो है एक दो पॉइंट और दिया है, जैसे कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अगर बायोडाइवर्सिटी है वो, अगर बायोडाइवर्सिटी है वो खत्म हो जाए तो क्या होगा? लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी मीन्स लॉस ऑफ
बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी हमने कहा ना, वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब ये कहाँ रहते हैं? फॉरेस्ट में रहते हैं। तो अगर फॉरेस्ट खत्म होते जाएंगे तो जो हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो क्या होगा? वो खत्म हो जाएगा, है ना। जितना भी बायोडाइवर्सिटी है वो कहाँ पर पाया जाता है? फॉरेस्ट में। तो अब धीरे धीरे फॉरेस्ट कम होते जा रहे हैं, फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, जिसे हम कहते हैं डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन होने से जो एनिमल है उनका क्या होगा? हैबिटेट लॉस। हैबिटेट लॉस होने के कारण ये एनिमल्स और प्लांट से ये क्या होंगे? धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, जिसका असर हमारे इन्वायरमेंट पर पड़ता जा रहा है। अब इसीलिए इनको कंजर्व करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं, जो कि आपकी बुक में दिया है। पहला है प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर है ना, इट इज अ मेसिव प्रोजेक्ट स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1973 टू प्रोटेक्ट द टाइगर। टाइगर को बचाने के लिए ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, टू सेव द टाइगर इन 1973। इसी तरीके का एक प्रोजेक्ट अभी रिसेंट में स्टार्ट हुआ, जिसे हम कहते हैं चीता री इंट्रोडक्शन। अब क्या है? देखा गया, ऑब्जर्व किया गया कि जो हमारे यहाँ चीता की वैरायटी होती थी वो भी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। तो इन्हें बचाने के लिए 2022 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, जिसे हम कहते हैं चीता री इंट्रोडक्शन। इसी तरीके से और एनिमल्स होते हैं, उन्हें भी बचाने के लिए कई प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए हैं। और बायोडाइवर्सिटी कंजर्व्ड एरिया बनाए गए हैं, जैसे नेशनल पार्क, नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये सब बनाए गए हैं टू प्रोटेक्ट द बायोडाइवर्सिटी। अब लास्ट में आपके बुक में एक दिया है, जिसे टॉपिक दिया है, जिसे है कहते हैं सेक्रेड ग्रुप्स। अब ग्रुप्स मतलब तो प्लांट्स के लिए कहा जाता है, झाड़ियों के लिए कहा जाता है ना। सेक्रेड मतलब पवित्र। तो हमारे जो कल्चर में कुछ प्लांट्स को और जंगलों को बहुत ज़्यादा रिलीजियस पर्पस से हम उन्हें पवित्र मानते हैं, और हमारी जो ट्राइब्स हैं, कम्युनिटी है, वो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा उन्हें प्रोटेक्ट करती है। जैसे इसलिए इन्हें कहा गया है ट्रेडिशनली प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। सेक्रेड ग्रुप्स आर ट्रेडिशनली प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। अब इनको हमारे जो ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग पेड़ों को काटना बुरा माना जाता है, जंगलों को काटना बुरा माना जाता है। तो कहीं कहीं एरिया पे सेक्रेड ग्रुप्स हैं, जिन्हें वहाँ के जो लोग हैं, लोकल कम्युनिटी है, जिनको काटने नहीं देती है, जानवरों को मारने नहीं देती है। तो उस एरिया को हम कहते हैं सेक्रेड ग्रुप्स। ऐसे हमारे कंट्री में बहुत सारे प्लेसेस हैं, ठीक है, जो कि लोकल कम्युनिटी जिनको प्रोटेक्ट करती है। अब उसमें बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट हो सकते हैं। बुक में जो एग्जांपल दिया है वो है वेस्टर्न घाट का। इस तरीके से बहुत सारे सेक्रेड ग्रुप हमारे इंडिया में पाया जाता है, जो ट्रेडिशनली प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं, जिनको जहाँ पर बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया जाता है, ना एनिमल्स को ना प्लांट को। ठीक है, तो इसे कहा जाता है सेक्रेड ग्रुप। इस चैप्टर में हमने अभी इतना ही डिस्कस करना था, जो कि हमारे क्यूरियोसिटी बुक के अकॉर्डिंग था। हमने पहले प्लांट का ग्रुप बनाकर उनको वेरिएशन देखा और उसके हिसाब से हमने क्लासिफाई किया। फिर एनिमल की वैरायटी हमने डिस्कस की, उनमें वेरिएशन देखा, है ना, कि वो एक तो किस तरीके से मूवमेंट करते हैं और कौन से बॉडी पार्ट से करते हैं। फिर हमने अलग अलग हैबिटेट के हिसाब से वेरिएशन देखा, कि अलग अलग हैबिटेट में रहने के लिए अलग अलग एनिमल्स में एडेप्टेशन होता है, और उसके अकॉर्डिंग हमने कुछ के एग्जाम्पल डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।